प्रिय छात्रों, हिंदी के शिक्षण सत्र में मैं निखिल श्रीवास्तव गोपाल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का एक सुंदर सा टॉपिक समास को लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है समास, जिसका संक्षिप्त अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो समास की परिभाषा होती है किसी भी बड़े से बड़े वाक्य को कम से कम शब्दों में समाप्त करना समास कहलाता है। यानी समास की जो साहित्यिक परिभाषा हमारे विद्वानों ने बताया, दो या दो से अधिक पदों का योग, दो या दो से अधिक पदों का योग समास कहलाता है। समास में दो पद होते हैं। प्रथम पद का नाम है पूर्व पद एवं द्वितीय पद का नाम है उत्तर पद। इन्हीं दोनों पदों का योग समास कहलाता है। समास को अलग करने की प्रक्रिया विग्रह के नाम से जानी जाती है। कुछ बच्चे इसे व्यास भी कहते हैं। अर्थात समास दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह। प्रत्येक समास के अंतर्गत दो पद दिखाए जाते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं समास की। ये तो रही परिभाषा। आगे हम देखेंगे समास के भेद। तो समास के इसको हम मिटा लेते हैं। अब समास के भेद होते हैं 6। प्रथम, एक समासिक दोहा आपको हमने बहुत बार क्लास में बताया है कि पगद्वंद में और छिपे, दिग में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष नाम कहावत है, पहला पद जाम विशेषण है, कर्मधारय नाम बतावत है, अव्ययी पहला पद अव्यय से, बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है। हमने कहा कि पगद्वंद में और छिपे, यानी पहला समास के जो भेद हैं, ये देखिए समास के भेद। समास के भेदों में पहला नाम होता है द्वंद्व समास, दूसरा समास है द्विगु समास, तीसरा समास तत्पुरुष समास, चौथा समास कर्म धारय समास, पांचवा समास अव्ययी भाव समास, छठा समास है बहुव्रीहि समास। सभी समासों में समास का राजा बहुव्रीहि को माना गया है। ध्यान रखने की बात है, आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि समास का राजा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास को समासों का राजा बताया गया है। अब देखते हैं बाई सिस्टम, आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि जैसा हमने ब्लैक बोर्ड पर उतार दिया है सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। आप आगे बहुव्रीहि समास को भी पहला समास बना सकते हैं, या अव्ययी भाव समास को भी पहला समास बना सकते हैं। इसको आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो लिखने का सिस्टम है कि द्वंद्व समास से हम शुरू किए हैं, बहुव्रीहि पर समाप्त कर दिए हैं। ठीक। अब आइए देखिए, बारी बारी से देखेंगे।
सबसे पहले द्वंद्व समास की परिभाषा, उदाहरण और पहचान के बारे में जानेंगे। आपसे परीक्षा में द्वंद्व समास की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं और इनकी पहचान से भी आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, अर्थात यूं कह लिया जाए कि जिस समास के दोनों पदों में प्रधानता दिखाई पड़े उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे राधा कृष्ण। हाँ, एक पहचान इसकी और होती है कि दोनों पदों के बीचों बीच योजक का चिन्ह लग जाता है। यानी हिंदी भाषा में इस चिन्ह को, जो माइनस जैसा है, इस चिन्ह को योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अर्थात पूरी तरीके से कहा जाए तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पदों के बीच में योजक का चिन्ह लगा हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अन्य उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहाँ देखते हैं भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, गुरु, शिष्य, रुपया पैसा। इस प्रकार से ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। अब आपसे इस तरीके के अगर परीक्षाओं में उदाहरण दिए जाए और आपसे पूछे जाए कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन से समास हैं या कौन सा समास है, तो आपको बताना है कि भाई बहन या माता पिता, गुरु, शिष्य या रुपया पैसा में जो समास बनेगा वह होगा द्वंद्व समास। आपसे एक प्रकार से द्वंद्व समास का क्वेश्चन और बनाया जाता है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। तब आपको लिखना पड़ेगा कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए भाई, द्वंद्व के बाद अगर समझ में आया हो तो हम समास नंबर दूसरा दिख को खोलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। द्विग समास। ध्यान से सुनिएगा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यानी गणना, गिनती या काउंटिंग से शुरू हो, उस समास को हम द्विग समास के नाम से जानते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा द्वितीय पद समूहों का भी ज्ञान कराए उसे हम द्विग समास कहते हैं। एक उदाहरण देखिएगा। जैसे नवरात्र, दुपट्टा, चौराहा। ध्यान रखना, हमने बताया है कि जिस समास का पहला पद गिनती से शुरू हो, अर्थात गिनती दिखाई पड़े पहले पद में, वह समास द्विग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस गिनती में एक गिनती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक समूह में नहीं है, ये एकल है। इसलिए एक गिनती में, जैसे एकदंत को हम द्विग समास की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि एक समूह में नहीं है, ये एकल है। इसलिए एक गिनती जो है द्विग समास के अंतर्गत नहीं रखी जाती। एक के बाद दुपट्टा में दो गिनती है, ये द्विग समास का उदाहरण बनेगा। अब आइए इसका विग्रह करके देखते हैं। इस समास की पहचान, परिभाषा को आपने जानी है, पहचान भी देखिए और इसका विग्रह भी देखिए। नवरात्र का जब आप आगे विग्रह करेंगे तो लिखेंगे, नव ये गिनती है पहले पद में, और दूसरा पद है रात्रि। रात्र माने रात्रि, यानी नवरात्रियों का समूह। दुपट्टा का विग्रह करेंगे तो दो पटों का समूह। चौराहा का विग्रह करेंगे चार राहों का समूह। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरा समास, यानी तत्पुरुष समास के बारे में। इसकी परिभाषा, फिर इसकी पहचान, फिर इसके उदाहरण के बारे में हम जानेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा कहती है, आपको हमने जो दोहा लिखाया था कि बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष नाम बतावत है। यानी जिस समास के दोनों पदों के बीच में कारक का चिन्ह लगा हो, आपको कारक पढ़ना पड़ेगा। समास को अगर बेहतर तरीके से समझना है, जानना है तो वैसे आपको बता दें, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में कारक की संख्या 8 तथा संस्कृत भाषा में कारक की संख्या 6 मानी गई है। लेकिन तत्पुरुष समास में जिन कारकों की आवश्यकता हमें पड़ती है, वो कारक होते हैं पहला कारक हटा करके, यानी कर्ता कारक की आवश्यकता तत्पुरुष समास में नहीं पड़ती है, और एक कारक हटता है अंतिम संबोधन कारक।
इस उदाहरण को हम निकाल लेते हैं। बाह्य तत्पुरुष समास को की पहचान हम देख रहे हैं। जैसे अगर लिखा है सुरजीत, हमने पहले बताया है कि प्रत्येक समास के एग्जाम्पल में दो दो पद दिखाई देते हैं। सुरजीत शब्द भी दो पदों का योग है, एक है सुर, दूसरा है जीत। सुर माने युद्ध को, जीत माने जीतने वाला। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे युद्ध को जीतने वाला, जीतने। इस विग्रह के आधार पर हम देख रहे हैं कि इसमें को नामक जो चिन्ह मिला है, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल सुरजीत कर्म तत्पुरुष है। और एग्जाम्पल के सारे हम आपको तत्पुरुष समास से अवगत करा रहे हैं। धनहीन, धनहीन का जब विग्रह किया जाएगा तो होगा धन से हीन। आगे लिखेंगे धन से हीन। यहां मिला है से, धन से हीन। इस प्रकार से जो कारक के चिन्ह हमें दिखाई देते हैं वो होता है तत्पुरुष समास। अब आ जाइए चौथे समास पर, जिसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा, पहचान और उदाहरण के बारे में आपको हम परिचित करा रहे हैं। हमने कहा कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष्य हो, पहला पद दूसरे पद की विशेषता का वर्णन करे, अर्थात पहले पद में विशेषण हो और दूसरे पद में विशेष हो। सीधे अर्थों में और पहचान बताएं तो जिस समास के प्रथम पद में रंगों के नाम या अंगों में विकार उत्पन्न हो जाए वह समास माना जाता है कर्मधारय समास। जैसे नीला, पीला, काला, गोरा, मोटा, पतला, लगड़ा, लूला, अंधा, बहरा इत्यादि ऐसे शब्द अगर प्रथम पद में दिखाई देते हैं तो वह समास कर्मधारय समास के नाम से पहचाना जाता है या जाना जाता है। अब इसके उदाहरण के बारे में देखिए। उदाहरण होगा जैसे लिखा है नील कमल, एक पद पर नील और दूसरा पद है कमल। कमल के पहले नील आया है, नीले रंग का नाम है, नीला रंग है, तो कमल की विशेषता का वर्णन नील शब्द कर रहा है। सो नील पद होने के कारण नील विशेषण है और कमल विशेष्य है, इसलिए नील कमल में कर्मधारय समास बनेगा। आगे लिख दिया जाए काली गाय, तो काली शब्द विशेषण है और गाय शब्द विशेष्य है, इसलिए कर्मधारय समास है। चलिए कर्मधारय समास के बाद अगले समास पर हम लौटते हैं। अच्छा, इसका विग्रह जब हम आप करेंगे, जैसे आपने नील कमल का विग्रह किया, तो विग्रह जब आप करेंगे तो लिखेंगे कि नीला है जो कमल, नीला है, नीला है जो कमल। अर्थात एक तरीके से इसका विग्रह और किया जाता है, जैसे नीला है कमल जो। दोनों तरीके से आपका यह विग्रह सही माना जाएगा, चाहे लिखिए नीला है जो कमल या लिखिए आप नीला है कमल जो। दोनों तरीके से कर्मधारय समास का यह विग्रह सही माना जाता है। और कर्मधारय समास के बाद प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी तक आप 4 समासों का अध्ययन किए, बाकी की जो 2 समास बाकी रह जाते हैं अव्ययी और बहुब्रीहि की परिभाषा, पहचान और उदाहरण से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। फिर इन चारों ऊपर के जो वीडियो आपके सामने पड़े हैं, इन समासों को आप जैसा भी हो शेयर करके या कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट अव्ययी और बहुब्रीहि को नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।